हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लास्ट वीडियोस में गवर्नमेंट बजट, जिसमें लास्ट में हमने किया था बजट डेफिसिट। और बजट डेफिसिट के मैंने 3 टाइप्स वहाँ लिखे थे, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और उसके बाद था हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ये हम लास्ट में कर चुके थे। अभी हमने कहा था वहाँ कि इन तीनों डेफिसिट के बारे में ये हमने डिटेल में करना है। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं रिवेन्यू डेफिसिट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का यहाँ पे जो है डेफिनेशन आ सकती है, 4 मार्क्स में इसकी इम्प्लीकेशंस आ सकती है। तो रिवेन्यू डेफिसिट है क्या? अब रिवेन्यू डेफिसिट हमने जब किया था गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर किया था, वहाँ दो तरह के किए थे, रिवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसे जब हमने एक्सपेंडिचर किया वो भी हमने 2 तरीके का किया, 2 तरीके का हमने किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। तो यहाँ जो हम रिवेन्यू डेफिसिट ले रहे हैं, रिवेन्यू डेफिसिट में हमने क्या लेना है, यहाँ हम गवर्नमेंट का कैपिटल साइड कुछ भी नहीं लेंगे। इसमें ना तो हम यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे और ना ही यहाँ हम कैपिटल रिसीप्ट्स लेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीप्ट्स को माइनस करें। तो रिवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम करेंगे इसकी इम्प्लीकेशंस, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इम्प्लीकेशंस। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? अब सबसे पहले तो वर्ड हमें इम्प्लीकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है। जब हमें इम्प्लीकेशन की मतलब है, यहाँ इम्प्लीकेशन को आप इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो। एग्जाम में आपके पास ये इम्प्लीकेशन की जगह आपके पास ये भी आ सकता है कि इसकी इम्पोर्टेंस बताइए, या आपके पास ये आ सकता है कि रिवेन्यू जो डेफिसिट है इस वाले कंसेप्ट को हम क्यों स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब यहाँ रिवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशन का मतलब यहाँ क्या है कि रिवेन्यू के डेफिसिट के कंसेप्ट को स्टडी करने का यहाँ हमारा मोटिव क्या है। अब इम्प्लीकेशंस आप पॉइंट में भी लिख सकते हो और इम्प्लीकेशंस आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी लिखना चाहें आप लिख सकते हो। अब इम्प्लीकेशन क्या है, अब यहाँ देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स, मतलब क्या बता रहा है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन हमने क्या ली थी कि गवर्नमेंट के लिए ना तो ये एसेट्स बनाएगा और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को डिक्रीज करे। ये गवर्नमेंट का रूटीन एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है। इससे जनरली डेवलपमेंट एक्टिविटीज में कोई हेल्प नहीं मिलती। तो आप ये कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट की रूटीन की रिसीप्ट्स और रूटीन के एक्सपेंडिचर को बताता है कि गवर्नमेंट का रूटीन का खर्चा जो उसको करना ही है बार बार वो कौन सा है, और उसकी रूटीन की रिसीप्ट जो उसको बार बार मिलती रहेगी, जैसे टैक्स है, फाइन है, पेनल्टीज। अब इसका ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अगर हम इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करें कि अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो इसके क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट की जो रूटीन के खर्चे हैं वो भी गवर्नमेंट की अपनी रूटीन की इनकम से पूरे नहीं हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को यहाँ उसके लिए भी क्या करना पड़ रहा है, उधार लेने पड़ रहा है, या गवर्नमेंट को अपनी एसेट्स को सेल करना पड़ रहा है। लेकिन जब गवर्नमेंट उधार ले रही है या अपने एसेट्स को सेल कर रही है तो उससे भी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज में हेल्प नहीं मिल रहा, उससे सिर्फ क्या हो रहा है, रूटीन के खर्चे पूरे हो रहे हैं। जैसे अगर आप माइक्रो लेवल पे देखिए, लिखेंगे नहीं कहीं भी माइक्रो लेवल का एग्जांपल, लेकिन आप इसको समझने के लिए माइक्रो लेवल का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका अपना घर का खर्च, जैसे उसको अपने रसोई का सामान लाना है, किचन की जो भी सामान है, खाने पीने का सामान है, मेडिसिन है, वो सब कुछ है जो रूटीन है उसे करना ही पड़ेगा, ना मेडिसिन छोड़ सकते ना खाना पीना छोड़ सकते। अब उसमें उसके महीने का खर्चा 40,000, उसका क्या हुआ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो उसे करना ही पड़ेगा, उससे कोई एसेट्स नहीं बढ़ रही, ना लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई, रूटीन के खर्चे। और उसकी जो रूटीन की इनकम है वो है 30,000, मतलब उसकी रूटीन की इनकम से उसका आय महीने का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, उसके लिए भी सिर्फ 10,000 रुपये का कहीं और अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
तो ये वही वाली सिचुएशन है कि गवर्नमेंट की जो रिकरिंग खर्चे हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रही। और जब गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए या तो बोरो करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट जब बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, और गवर्नमेंट अगर अपनी एसेट्स को सेल कर रही है तो एसेट्स को सेल करने में गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट की एसेट्स में गवर्नमेंट की जो अगर गवर्नमेंट कोई भी अपनी कंपनी में अपने को सेल कर रहे हैं तो उससे गवर्नमेंट की एसेट जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये दोनों सिचुएशन देश के लिए ठीक नहीं है कि रूटीन के खर्चों को पूरा करने के लिए या तो हम लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहे हैं या गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को रिड्यूस कर रही है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर बोरोइंग का एक लगातार जो सर्कल है वो कंप्लीट आगे इंक्रीज होता चला जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रिवेन्यू रिसीव्स कम, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा, बोरो किया तो गवर्नमेंट ने बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अब इंटरेस्ट रेट हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो गवर्नमेंट को फिर बोरो करना पड़ा, फिर इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो गया। तो ये एक सर्कल जो है चलता रहता है जिससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू डेफिसिट लगातार बढ़ता रहता है। अब रिवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? अब रिवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो मेथड्स हैं, या तो गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करे या गवर्नमेंट अपनी रिवेन्यू रिसीव्स को इंक्रीज करे। लेकिन देखिए दोनों ही सिचुएशंस, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने का मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज बंद कर रही है, गवर्नमेंट अपनी वेलफेयर स्कीम कम कर रही है, वो नहीं किया जा सकता। और रिवेन्यू रिसीप्ट्स को बढ़ाने का मतलब टैक्स रेट बढ़ाना, क्योंकि और जो नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं उससे तो ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स मिलती नहीं है। रिवेन्यू रिसीप्ट्स में मेन क्या है, टैक्स है, टैक्स रेट बढ़ाना। अब टैक्स रेट भी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती। रिजल्ट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट इंडिया में लगातार इंक्रीज हो रहा है, और लगातार इंक्रीज होने पर ये रिवेन्यू डेफिसिट हमारा अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुँच चुका है। और खासकर इस टाइम में तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी इस टाइम पे पैकेज दे रही है, ये जो गवर्नमेंट ने गरीबों को खाना खिलाने के लिए इतना पैसा किया है, रेंट बसेरे के लिए इतना पैसा किया, सारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिवेन्यू इस टाइम ना के बराबर है। अब देखो टैक्स वगैरह तो आ ही नहीं रहे, तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू डेफिसिट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये इसकी इम्प्लीकेशंस है जिसको आपने 1 बाय 1 करके पॉइंट भी लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी आपका सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, 1 बाय 1 ले रहे उसको सीक्वेंस में लिखना है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने का मतलब उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, उस अरेंजमेंट से गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, तो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। ये इनकी इम्प्लीकेशन में पॉइंट आप बना रहे हो तो पॉइंट कुछ भी बनाते चले जाए। आपको इसमें क्या करना है, इसमें इम्प्लीकेशन जब आपने करनी है तो इसके पॉइंट ही आपने देने हैं। तो फर्स्ट हो गया रिवेन्यू डेफिसिट, और जब आप करते हैं तो वीडियो देखते हैं तो इसके फार्मूले साथ साथ नोट करते चले जाएँ, क्योंकि फिर मैं जब न्यूमेरिकल करवाती हूँ तो वो फार्मूले कहीं बार बार ये ना हो कि वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़े। फार्मूले एक जगह लिखे हुए हों तो उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प मिल जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया रिवेन्यू डेफिसिट। हमने 3 तरह के डेफिसिट करने हैं। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया रिवेन्यू डेफिसिट, और रिवेन्यू डेफिसिट के बाद हमारे पास दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। ये 3 तरह के डेफिसिट हैं जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताए थे, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के डेफिसिट हमें कौन कौन से करने हैं। सेकंड हम करेंगे फिस्कल डेफिसिट। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि तीनों डेफिसिट में से आपके पास फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से आप लेंगे तो तीनों में से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट फार्मूला लिख रही हूँ, फार्मूले से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर ले रहे हैं हम, 2 तरह के एक्सपेंडिचर हमने लिए थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। अब टोटल रिसीप्ट्स में 2 तरह की रिसीप्ट्स हमने की थी, रिवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स। अगर मैं सिर्फ इतना फार्मूला लिख दूं तो ये फार्मूला तो हमारा किसका बन गया, बजट डेफिसिट का। फिर बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंस हुआ, तो इस फार्मूले में कुछ तो चेंज होगा। तो यहाँ हो गया टोटल रिसीप्ट्स अदर
देन बोरोइंग। कि यहाँ टोटल रिसीव्स ले रहे हैं, लेकिन केवल और केवल हमने क्या छोड़ दिया है, बोरोइंग हम इसमें इंक्लूड नहीं कर। तो बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या फर्क हुआ? बजट डेफिसिट में हमने सब चीजें ली थी, फिस्कल डेफिसिट में हमने बोरोइंग नहीं ली है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो आपका प्लान है, चाहे अनप्लान्ड है, चाहे डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सब कुछ ले। टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट में हमने रिवेन्यू रिसिप्ट सारे ले ली। कैपिटल रिसिप्ट में हमारे पास 3 थे। कैपिटल रिसिप्ट में 3 क्या था हमारे पास? बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन तो हम कैपिटल रिसिप्ट्स का ले रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स का हमने सिर्फ क्या छोड़ दिया? बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट में सिर्फ एक डिफरेंस हुआ, वो डिफरेंस किसका हुआ? बोरोइंग का। तो आप ये कह सकते हो फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके इक्वल होता है? बोरोइंग। अगर आप कभी बजट की लैंग्वेज में ये देखना चाहते हो कि गवर्नमेंट के ऊपर बोरोइंग का लायबिलिटीज कितनी हैं, तो आप फिस्कल डेफिसिट दे सकते। अगर हम ये पढ़ते हैं कि इस साल के बजट में फिस्कल डेफिसिट 6.4% है, तो 6.4% का मतलब गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है, टोटल रिसीप्ट्स हैं, उसका 6.4% गवर्नमेंट अरेंज करेगी बोरोइंग से। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमेशा इक्वल होता है बोरोइंग। ये कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। कई बार आपको लंबे चौड़े कंसेप्ट दिए होते हैं और कहा जाता है कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। वहाँ आपको अगर मान लो बोरोइंग दे रखा है 8000, तो वहाँ आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोरोइंग वाला कंसेप्ट उठाओ। बोरोइंग वाला कंसेप्ट उठाया, कितना है? 8000, फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? 8000। क्योंकि बजट डेफिसिट में हम सब चीजें लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट में हम सिर्फ बोरोइंग छोड़ते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट से हमें इकोनॉमी की बोरोइंग रिक्वायरमेंट के बारे में पता चल जाता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर फार्मूले से देखें हम तो क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीव्स अदर देन बोरोइंग। तो फार्मूले से ही आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। अब हम करेंगे इसकी इम्प्लीकेशंस, क्योंकि 4 मार्क्स में बार बार बता रही हूँ 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो हम इसकी करेंगे इम्प्लीकेशंस। अब इम्प्लीकेशंस वही अभी बताया था रेवेन्यू डेफिसिट में भी। इम्प्लीकेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है। अब जब हम इम्प्लीकेशन यहाँ ले चुके हैं, तो इम्प्लीकेशन में अब यहाँ हमें क्या करना है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग है, और बोरोइंग के एक देश के ऊपर जो भी इफेक्ट होते हैं वो सारे आ जाएंगे आपके इम्प्लीकेशंस। मतलब अगर एक इकोनॉमी बोरो कर रही है, उस बोरोइंग के जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, देखो प्लस पॉइंट तो क्या होता है, बोरोइंग से एक देश डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकता है, लेकिन और बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं। तो जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो सारे आपके पास क्या आ जाएंगे? वो हमारे पास इसकी इम्प्लीकेशन हो जाएगी। 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट, डेब्ट ट्रैप, जो अभी पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? ऋण के जाल में फंसते जाना। मतलब आप एक बार जाल में फंस गए तो आप जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना और फंसते चले जाए। तो जो फिस्कल डेफिसिट है उससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी जो है लोन के जाल में फंस चुकी है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा बोरोइंग बढ़ेगी, बोरोइंग बढ़ेगी तो बोरोइंग बढ़ने का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा। जितनी ज़्यादा बोरोइंग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से देश को फिर बोरो करना पड़ेगा, फिर और बोरोइंग की, फिर और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया। रिवेन्यू डेफिसिट को फिर कवर करने के लिए फिस्कल डेफिसिट आपको मतलब बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो फिस्कल डेफिसिट हमें ये बता रहा है कि इकोनॉमी में जो है, इकोनॉमी डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी है। जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही इकोनॉमी की लायबिलिटीज इंक्रीज होती चली जाएगी। सेकेंड है इन्फ्लेशन। अब फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट बोरो करती है, बोरो करके मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। ये हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड में कर चुके हैं। तो यहाँ जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इकोनॉमी में लोग उसको पैसे को खर्च करने जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता नहीं है उस रेट से। मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन।
उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि उससे लगातार आपका इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता चला जाता है, देश में महंगाई बढ़ती चली जाती है। थर्ड पॉइंट, फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस की इसमें जो है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बढ़ती चली जाती है और उनका इंटरफेयर भी बढ़ता चला जाता है। मान लीजिएगा आज हमें कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक से हम उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाना चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक से उस प्रोजेक्ट के लिए हम पैसा उधार लेना चाहते हैं। अब वर्ल्ड बैंक से जब हम पैसा उधार लेंगे तो उसको हमें उस पूरे प्रोजेक्ट का जो है ब्लू प्रिंट भी उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन के लिए बोल दिया, जब हम इतना बड़ा लोन सेंक्शन करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें पूरा ब्लू प्रिंट बताना पड़ेगा। अब पूरा ब्लू प्रिंट है तो आप ये बताइए कि कोई सीक्रेट मिशन है तो उसके लिए हम कैसे उनसे लोन ले सकते हैं? और जो देश लोन हमें देंगे, इतना बड़े अमाउंट में लोन दे रहे हैं, वो हमारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बढ़ती चली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो है पॉलिटिक्स है उसमें भी इफेक्ट आता है और हमारे दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती चली जाती है। उसके बाद डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ? आज मान लीजिएगा मेट्रो के लिए हमने 25 साल के लिए लोन लिया, अब 25 साल तक फर्स्ट जनरेशन जो है वो मेट्रो की फैसिलिटीज को एंजॉय करे। अब 25 साल के बाद लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आएगा। अब लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए क्या करेगी? अब मेट्रो अपने किराया बढ़ा देगी क्योंकि इसको लोन की इंस्टॉलमेंट निकालनी है। अब वो किराए बढ़ेंगे 25 साल के बाद। तो 25 साल के बाद जो जनरेशन है, लोन लिया 25 साल पहले, एंजॉय किया उस वाली जनरेशन ने, लेकिन बर्डन किसके ऊपर बढ़ा? फ्यूचर जनरेशन। तो गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो जनरली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। अब गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स हमें को 15, 20 साल, 25 साल के बाद पेमेंट करने होते हैं, तो उसमें इतने नेक्स्ट जनरेशन आ चुके होते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता चला जाता है, तो इससे क्या होता है? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर जो है आपका बर्डन होता चला जाता है। तो इसके पॉइंट्स आप अलग अलग बना सकते हो, जैसे डोमेस्टिक लेवल पे क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट आम जनता से, आरबीआई से उधार लेती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से उधार लेती है तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से उधार लेने में क्या होता है कि उससे जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है दूसरे देशों के ऊपर वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। और तीसरा उधार का कंबाइंड इफेक्ट क्या पड़ता है कि इससे फ्यूचर जनरेशन जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट, ये जो फिजिकल डेफिसिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इम्प्लीकेशंस के पॉइंट्स अच्छे से आप लर्न करेंगे। तीसरा हमारे पास है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास ये अलग अलग कंसेप्ट, गवर्नमेंट अलग अलग अपने कंसेप्ट को जो स्टडी करती है, 3 तरह के जो बजट डेफिसिट ले रहे हैं, इनका सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, जिसको हम 1 बाय 1 करके कर रहे हैं। तीसरा है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट। जब हम फिजिकल डेफिसिट के बाद थर्ड हमारे पास है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, अब प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे? जो हम पहले फिजिकल डेफिसिट निकाल चुके हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपके पास निकल गया प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो हम प्राइमरी डेफिसिट ले रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट में हमें फिजिकल डेफिसिट जो निकाला उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना। तो प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि एक देश को कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है। एक देश को कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ये हमें क्या बताता है? प्राइमरी डेफिसिट। अब इंटरेस्ट पेमेंट जब आप पहले लोन ले चुके हो तब इंटरेस्ट पे करना। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में क्या डिफरेंस है? फिजिकल डेफिसिट बताता है कमिंग ईयर में देश की गवर्नमेंट कितना पैसा उधार लेगी, और प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है? पिछले सालों में देश की गवर्नमेंट ने कितना पैसा उधार लिया हुआ है, क्योंकि जो पैसा पिछले सालों में उधार लिया हुआ है, इंटरेस्ट तो हमको उसी वाले पैसे के ऊपर इस साल देना पड़ेगा। तो प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है कि पास्ट में गवर्नमेंट की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, और फिजिकल डेफिसिट हमें बताता है कि फ्यूचर में कमिंग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितनी होगी।
तो एक तरीके से प्राइमरी डेफिसिट जो है वो हमें इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बताता है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है, वो है जीरो प्राइमरी डेफिसिट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट एक देश के लिए सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जीरो प्राइमरी डेफिसिट यहाँ कैसे निकलेगा, देखो मान लीजिएगा फिजिकल डेफिसिट है 10,000, इंटरेस्ट पेमेंट भी है 10,000, 10,000 माइनस 10,000, प्राइमरी डेफिसिट कितना निकल गया? 0। तो ये देखिए क्या हुआ कि मान लीजिएगा गवर्नमेंट ने इस साल बजट बनाया, अब अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट करना था। अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस साल के बजट में 10,000 लोन लेने की प्लानिंग कर रही। अब जो लोन लिया, उस लोन से क्या किया, उतना को उतना पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया। मतलब जितना उधार लिया वो उधार लास्ट ईयर के उधारों का इंटरेस्ट पेमेंट करने में खत्म हो गया। वो सिचुएशन है प्राइमरी डेफिसिट। तो बताइए ये सिचुएशन देश के लिए अच्छी है? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट तो एक लाइबिलिटी है जिससे ना तो एसेट्स बनती हैं और ना ही लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है। अगर लोन की रीपेमेंट करें तो चलो लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गए, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट इस साल कर दिया, अगले साल फिर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए पैसा जुटाना पड़ेगा आपको। तो ये जो सिचुएशन है जीरो प्राइमरी डेफिसिट, ये इकोनॉमी के लिए वर्स्ट सिचुएशन है। अगर कोई इकोनॉमी इस वाली सिचुएशन को फेस कर रही है तो आप ये मान के चलो कि उस इकोनॉमी की हालत फाइनेंशियली बहुत बुरी है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमें इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बता रहा है, और यही इसकी इम्प्लीकेशन हो गई कि ये बताता है कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने जो बोरो किया था, उन बोरिंग के ऊपर गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट को कितनी पेमेंट करनी है, कितनी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। इसका ज़्यादा होने का मतलब कि गवर्नमेंट का जो है प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ज़्यादा होने का मतलब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करनी है। मतलब गवर्नमेंट ने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा उधार लिया हुआ है। तो ये हमारे पास कई बार क्या है, हमने जो 3 कंसेप्ट किए, तीनों कंसेप्ट में आपके पास डिफरेंस आ सकता है। प्राइमरी और फिजिकल डेफिसिट में डिफरेंस आ जाए, दोनों की डेफिनेशन दे दो, दोनों का फार्मूले दे दो। उसके बाद जैसे अगर प्राइमरी और फिजिकल में ले रहे हो तो इसमें बता देंगे प्राइमरी डेफिसिट बता रहा है लास्ट बोरोइंग के बारे में और फिजिकल डेफिसिट बता रहा है कमिंग बोरोइंग के बारे में। तो इस तरह से आप इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। ऐसे रिवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट है, इनमें भी आपके पास डिफरेंस आ सकता है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं इसमें करवा रही हूँ, उसके बाद आपकी बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, वो न्यूमेरिकल्स आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल के लिए टर्म्स मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ। आपके बोर्ड पर टर्म्स लिखने के बाद आप आराम से उसको समझ सकते हो। चाहो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीडियो को रोककर आप अपने आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख सकते हैं और फिर वीडियो को आगे देख सकते हो कि आपने उसमें ठीक किया है या नहीं किया है। आपको पूछा गया है जनरली न्यूमेरिकल में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, 3 चीज़ें जो हमने की हैं, तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। अब टर्म्स हम ले रहे हैं। टर्म्स आपको करोड़ में, अरब में, 1000 में कुछ भी दिया हो सकता है। जिसमें टर्म्स आपको दे रखी है आंसर आपको उसी में देनी है। फर्स्ट आपको दे रखा है कैपिटल रिसीव्स नेट ऑफ बोरोइंग। ये नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या है, कैपिटल रिसीव्स में यहाँ बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया गया है। 95 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 100 इंटरेस्ट पेमेंट, 10 revenue receipts, 80 capital expenditure, 110। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला भी बताया था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स।
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 और रिवेन्यू रिसीव्स आपको दे रखी है 80। तो आपके पास क्या हो गया, रिवेन्यू डेफिसिट आपका कितना निकल गया 20। इसके साथ जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट आप ले सकते हो, जैसे जो भी करोड़ में वैल्यू दे रखी है कुछ। दूसरा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में दो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को प्लस कर लें। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस टोटल रिसीव्स अदर देन बोरोइंग। अब टोटल रिसीव्स में हमारे पास आ जाएगा रिवेन्यू रिसीव्स 80 प्लस कैपिटल रिसीव्स से दे रखा है अलग से आपको 95। ये आपको यहाँ प्रॉपर इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते कि आप इसको अलग अलग कर। तो ये हमारे पास प्लस करके माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 35। थर्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट आपका निकल गया 35, इंटरेस्ट पेमेंट आपका निकल गया 10, तो आपके पास हो गया 25। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल दिया हो सकता है। दोबारा फिर समझा रही हूँ कैसे किया। रिवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए आपने क्या किया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीव्स को माइनस कर दिया। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए आपने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए क्या किया, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब एक और हम करेंगे, वही तीनों चीजें आपको निकालनी होती हैं। आपको दे रखा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000, बोरोइंग 50,000, revenue receipts 50,000, interest payment 25% of revenue deficit। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है हमारे पास, सिंपल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीव्स को माइनस कर दो। रिवेन्यू डेफिसिट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्स, कितना निकल गया 20,000। अब फिजिकल डेफिसिट मैंने अभी बताया था, या तो फार्मूला इस्तेमाल करो या सीधा बोरोइंग ले लो। देखो यहाँ बोरोइंग सीधा दे रखा 15,000, तो फिजिकल डेफिसिट आपका कितना निकल गया 15,000। अब हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है, प्राइमरी डेफिसिट के लिए इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए, तो इंटरेस्ट पेमेंट का यहाँ परसेंटेज दे रखा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास यहाँ से हम निकाल सकते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट हमारा निकल गया 20,000, इसका 25% 5,000, तो इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास कितनी निकल गई 5,000। तो अब हम प्राइमरी डेफिसिट निकाल सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट हमारा निकला 15,000 और इंटरेस्ट पेमेंट हमारी निकल गई 5,000, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना निकल गया 10,000। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। आपको बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये हमारा पूरा जो यूनिट है गवर्नमेंट बजट यहाँ कंप्लीट हो। 5 वीडियोस डाली हैं इसकी मैंने गवर्नमेंट बजट की, तो ये हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो। अब हमारी मैक्रो की सिर्फ एक यूनिट रह गई, यूनिट 5th। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 5 शुरू करूंगी, तो ये हमारा गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर यही कंप्लीट हो।